हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस में। दोस्तों, मैंने आप लोगों को उत्तर भारत के अभियान में यह बताया था कि उत्तर भारत के अभियान में राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी और उन राजपूतों में कितने राजपूतों का उदय हुआ था? 4 राजपूतों का उदय हुआ था। कैसे हुआ था? तो महर्षि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर तपस्या की थी, उससे 4 राजवंशों का उदय हुआ था। मैंने बताया था PPC, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को परमार पढ़ा दिया था, डीप में पढ़ाया था। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा और उस वीडियो का रिस्पॉन्स भी अच्छा आया। ठीक है, तो परमार वंश के बाद जो अगला शासन लेते हैं अपन, वो लेते हैं दोस्तों प्रतिहार। ठीक है, तो परमार वंश किस में आता है? तो ये राजपूतों में आता है। और राजपूतों में पहला वंश कौन सा? परमार पढ़ा अपन ने। और परमार के बाद जो है दोस्तों अगला जो पढ़ते हैं ये है दोस्तों प्रतिहार वंश। ठीक है, प्रतिहार वंश क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो ये तो पता लग गया कि ये जो प्रतिहार वंश है ये उत्तर भारत के अभियान है या उत्तर भारत के राजवंश हैं। और जो है ये राजपूतों की उत्पत्ति हुई, मतलब राजपूतों में इनको शामिल किया गया है। तो प्रतिहार वंश का उदय कब हुआ? किसने इसकी स्थापना करी है? तो प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है दोस्तों, इसका जो संस्थापक है उसका नाम है नागभट्ट प्रथम। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को यही याद रखना है कि इन वंशों के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है, इसका जो प्रतापी शासक था इस वंश का, ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी या सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था उसका नाम था दोस्तों मिहिर भोज। ठीक है, नाम क्या था दोस्तों उसका? मिहिर भोज। ठीक, तो इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रतापी, सबसे बलशाली शासक कौन सा? तो मिहिर भोज। इस मिहिर भोज ने अपनी एक राजधानी बनाया था। और वो राजधानी कौन सी बनाई थी दोस्तों? तो कन्नौज को इसने राजधानी बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे काम आएगा मध्यकालीन भारत में। ठीक है, तो याद रखना कि प्रतिहार वंश के लोगों की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। किसने बनवाया था? तो मिहिर भोज ने बनवाई थी। ठीक है, बस प्रतिहार वंश से अपने को इतना ही याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की दोस्तों। इस प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक है, ठीक है, कौन? अंतिम शासक। तो प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक है दोस्तों उसका नाम है यशपाल। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ही, बिल्कुल याद नहीं रखना है। ठीक है, तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन है दोस्तों? यशपाल। ठीक, चलिए ये प्रतिहार वंश हुआ। मैंने आप लोगों को परमार वंश पढ़ा दिया, मैंने आप लोगों को प्रतिहार वंश पढ़ा दिया। अब अपन बात करते हैं दोस्तों चालुक्य वंश की। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ चालुक्य वंश। ठीक है, ये चालुक्य वंश और कोई नहीं है। ये जो चालुक्य वंश है ये लोग हैं गुजरात के सोलंकी लोग। ठीक है, गुजरात के सोलंकी लोग। ठीक है, तो गुजरात के जो सोलंकी वंश के लोग हैं उनको क्या बोला जाता था? चालुक्य। डाउट बिल्कुल नहीं रखना, चालुक्यों की 3 ही शाखा थी, वातापी, वेंगी और उसके बाद मैंने आप लोगों को कल्याणी के चालुक्य। चालुक्य इनको भी बोलते थे, परंतु ये गुजरात के कौन थे? सोलंकी वंश के लोग थे। ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी? तो चालुक्य वंश मतलब गुजरात के सोलंकी वंशों की स्थापना जो है दोस्तों, यह संस्थापक जो है उसका नाम है दोस्तों मूलराज फर्स्ट। ठीक है, कौन है दोस्तों? मूलराज फर्स्ट। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट शासक आया वो आया था दोस्तों भीम प्रथम। ठीक है, कौन है दोस्तों? भीम प्रथम। गुजरात के सोलंकी लोग मतलब चालुक्य लोग, उनका संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम। ठीक है, और उस मूलराज प्रथम के बाद एक नया शासक आया था और उसका नाम क्या है दोस्तों? भीम प्रथम। ठीक है, इस भीम प्रथम का युद्ध हुआ था। ठीक है, वो किससे हुआ था? तो वो होता दोस्तों महमूद गजनवी से। ठीक है, किससे हुआ था? महमूद गजनवी से। ठीक, भीम प्रथम का युद्ध हुआ किससे? महमूद गजनवी से। क्लियर है इतनी बात? तो महमूद गजनवी कौन है, कहाँ से आया, इसको मैं मध्यकालीन भारत में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। भीम प्रथम के बाद ये गुजरात के जो सोलंकी वंश है, चालुक्य वंश है, इनमें एक सबसे प्रतापी शासक है, बहुत इंपॉर्टेंट राजा आया। उस राजा का नाम मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, भीम प्रथम के बाद जो है दोस्तों एक राजा आया और उस राजा का नाम है दोस्तों, माफ कीजिएगा, जय सिंह सिद्धराज। ठीक है, राजा का नाम क्या है दोस्तों? जय सिंह सिद्धराज। ठीक है, और इनके दरबार में एक व्यक्ति रहते थे और उनका नाम था दोस्तों क्या? हेमचंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हेमचंद्र किनके दरबार में रहते थे? तो जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। ठीक है, चल
आगे की बात करते हैं दोस्तों। इनमें एक और इम्पोर्टेंट शासक हुआ और उसका नाम है दोस्तों भीम द्वितीय, ठीक है। भीम द्वितीय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों इनकी जो राजधानी थी ये गुजरात में रहते थे, तो दोस्तों यहाँ पर मुंडेरा का, ठीक है, मुंडेरा के सूर्य मंदिर, ठीक है, मुंडेरा के सूर्य मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो गुजरात के सोलंकी वंशों के लोगों ने, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि मुंडेरा के सूर्य मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? तो गुजरात के सोलंकी वंश लोग या चालुक्य वंश के लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। जो भीम द्वितीय है, ठीक है, कौन? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय जो है इसके काल में दोस्तों बहुत सारे आक्रमण हुए, सारे मध्यकालीन भारत में मैं आप लोगों को पूरे के पूरे पढ़ाऊंगा, परंतु भीम द्वितीय के समय ही दोस्तों, इस भीम द्वितीय के समय इसका एक सेनापति था, ठीक है, इसका एक क्या था दोस्तों? सेनापति। और उस सेनापति का नाम था दोस्तों लवण प्रसाद, ठीक है। भीम द्वितीय का एक सेनापति था, सेनापति का नाम क्या था? लवण प्रसाद। और इस लवण प्रसाद ने कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में, गुजरात में दोस्तों इसने बघेल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। कौन से वंश की स्थापना की थी? तो बघेल वंश की स्थापना की थी। क्लियर है इतनी बात? भीम द्वितीय का एक सेनापति था लवण प्रसाद, लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। उसके बाद जो है दोस्तों इस चालुक्य वंश को अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का एक ये राजा था या एक शासक था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अपने शासन में मिला लिया था, ठीक है। इस तरह गुजरात के सोलंकी वंशों का समापन होया, ठीक। चलिए मैंने आप लोगों को बता दिया परमार, प्रतिहार, चालुक्य। अब क्या बच गया दोस्तों? चौहान वंश, ठीक है। चौहान भी बोलते हैं, कहीं कहीं चाहवान वंश भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए चौहान वंश को देख लेते हैं दोस्तों कि चौहान वंश कहाँ से आया था, क्या थे, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों कौन सा वंश? चौहान वंश, ठीक है। चौहान वंश की जो राजधानी थी, ठीक है, चौहान वंश की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों अहिछत्र, ठीक है। चौहान वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी दोस्तों? अहिछत्र, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे की मैं बात करूं तो इसका संस्थापक कौन था चौहान वंश का? तो चौहान वंश का संस्थापक था दोस्तों वासुदेव, ठीक है। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था दोस्तों वासुदेव, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्र। इसका संस्थापक कौन है? वासुदेव। इनकी राजधानी अहिछत्र थी, परंतु बाद में इनने अहिछत्र से हटाकर इनकी राजधानी कौन सी कर ली थी दोस्तों? अजमेर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। इनकी राजधानी शुरू में कौन सी थी दोस्तों? अहिछत्र, परंतु बाद में कौन सी कर ली थी? अजमेर। इसका संस्थापक कौन है? वासुदेव, ठीक है। इस चौहान वंश का एक प्रतापी शासक था और उस प्रतापी शासक का नाम है दोस्तों विग्रह राज फोर्थ, ठीक है। उस प्रतापी शासक का नाम क्या है? विग्रह राज फोर्थ। और विग्रह राज फोर्थ ने दोस्तों एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था, ठीक है, संस्कृत विद्यालय बनवाया था। इस संस्कृत विद्यालय जो है दोस्तों ये अजमेर में बनवाया था, और यह संस्कृत विश्वविद्यालय जो है किसने तोड़ा था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया था, और वहाँ पे दोस्तों एक 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद वहाँ पे निर्माण कर दी थी, ठीक है। तो माफ कीजिएगा, विग्रहराज फोर्थ ने दोस्तों अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और उसे तोड़कर दोस्तों किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आ चुका है एग्जाम में कई बार कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने निर्माण करी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। चल आगे की बात करते। विग्रहराज फोर्थ के बाद जो है दोस्तों इस चौहान वंश का एक और महत्वपूर्ण राजा हुआ, और उन राजा को बोलते हैं दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। नाम क्या है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो बहुत पराक्रमी राजा थे चौहान वंश के। इनके 2 युद्ध हुए दोस्तों। एक तो हुआ तराइन का पहला युद्ध, ठीक है, और दूसरा हुआ दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। एक तराइन का पहला युद्ध और एक तराइन का द्वितीय। पहला युद्ध हुआ दोस्तों 1191 ईस्वी में, और दूसरा युद्ध हुआ क्या हुआ दोस्तों? 1192 ईस्वी में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के समय दोस्तों इनके 2 युद्ध हुए। एक तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में, एक तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो ये तराइन का पहला युद्ध हुआ, ये पृथ्वीराज चौहान और उसके बाद दोस्तों मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी ने दोस्तों इस चौहान वंश पर 17 बार आक्रमण किया था, परंतु हर बार हार गया था, ठीक है। उसके बाद तराइन के द्वितीय युद्ध मतलब 1192 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद गोरी जो है जीत गया था और उसने पृथ्वीराज चौहान को उसमें पराजय कर दिया था, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं दोस्तों कि उनको अंधा कर दिया था। और जो पृथ्वीराज चौहान है दोस्तों, उनके राज दरबार में दोस्तों बात करते हैं एक कवि रहते थे, ठीक है। और उनका नाम था दोस्तों चंदबरदाई, ठीक है, चंदबरदाई। चंदबरदाई ने दोस्तों एक कविता लिखी है या एक रचना की है और उसका नाम है दोस्तों पृथ्वीराज रासो, ठीक है। किनके दरबार में? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक राजकवि रहते थे चंदबरदाई, और चंदबरदाई ने एक रचना की है पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के जीवन का चित्रण है और उसमें यह बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने अंधा कर दिया था। और उसके बाद जो है दोस्तों चंदबरदाई मोहम्मद गोरी के दरबार में गए और उन्होंने ये बोला कि एक राजा हमारे ऐसे हैं जो पृथ्वीराज चौहान, वो कि जो अंधे हैं, परंतु वो दोस्तों कि मतलब किसी का भी नाम बोलते तो उसका नाम जो है सुन के ही उस पर तीर लगा देते हैं, ठीक है, मतलब निशाने के बड़े पक्के हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमारे राज दरबार में इनको क्या है, भेंट करवाओ या वहाँ पे लाओ। उसके बाद वहाँ पे लाए थे और बोला कि मोहम्मद गोरी को उन्होंने तीर से मार दिया था, ठीक है। परंतु कई बोलते हैं दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान को जो है मोहम्मद गोरी अपने राज दरबार में ले गया था और उनको वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। परंतु अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। किन किन के बीच? पृथ्वीराज रासो और किन के बीच दोस्तों? मोहम्मद गोरी के बीच। और उसमें द्वितीय युद्ध में कौन जीता था? मोहम्मद गोरी जीता था, ठीक है। तो इस वंश का आखिरी राजा ही दोस्तों पृथ्वीराज चौहान था। कौन से वंश का? चौहान वंश का, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चल, मैंने आप लोगों को दोस्तों राजपूत वंश में 4 राजवंश बताया: परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? इनकी उत्पत्ति माउंट आबू में वशिष्ठ ने तपस्या की थी जब इनकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो ये तो हुआ दोस्तों इंपॉर्टेंट। अब कुछ राजपूत और आते हैं, उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक और आते हैं दोस्तों गहड़वाल के, ठीक है, गहड़वाल के शासक, ठीक है। गहड़वाल के शासक भी आते हैं राजपूतों में, और ये हैं दोस्तों राठौर वंश के लोग, ठीक है। इन्हें ही क्या बोलते हैं दोस्तों? राठौर वंश के लोग, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इनका जो संस्थापक था, वो संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इनका जो संस्थापक था उसका नाम था दोस्तों चंद्रदेव, ठीक है। तो गहड़वाल के शासक या राठौर वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रदेव ने, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे की। इन राठौर वंश में दोस्तों एक व्यक्ति हुआ था और उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों जयचंद, ठीक है। जयचंद की एक बहन थी और उस बहन का नाम था दोस्तों संयोगिता, ठीक है। क्या नाम था? संयोगिता, ठीक है। और संयोगिता का दोस्तों अपहरण कर लिया था। किसने किया था अपहरण दोस्तों? तो वो किया था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान कौन है? ये अभी मैंने आप लोगों को चौहान वंश में बताया कि चौहान वंश के आखिरी राजा ही कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों जयचंद की बहन थी संयोगिता, और संयोगिता का अपहरण कर लिया था, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, फिर जयचंद ने ही धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान को, और मतलब जो है जयचंद उनके दरबार में सेनापति थे, किनके? पृथ्वीराज चौहान के। और उन्होंने दोस्तों मोहम्मद गोरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान को उसने युद्ध में हरवा दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों 1194 ईस्वी में, कब? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? चंदावर का युद्ध हुआ। और चंदावर के युद्ध में दोस्तों जयचंद जो है ये मारे गए थे। क्लियर है इतनी बात दोस्तों? गहड़वाल के शासक मतलब राठौर वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। अगला इंपोर्टेंट राजा कौन? जयचंद। जयचंद की बहन थी संयोगिता। संयोगिता का अपहरण किसने कर लिया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के अंतिम शासक थे। उसके बाद दोस्तों चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, और उसमें जयचंद जो है दोस्तों मारे गए थे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब ये तो हुए दोस्तों पूरे के पूरे राजपूत वंश, ठीक है। राजपूत वंश में एक और राजवंश बच गया है, चंदेल वंश। इसको मैं इसके अगले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है।
मैंने आप लोगों को दोस्तों उत्तर भारत के जो राजवंश हैं, ठीक है, कौन से उत्तर भारत के जो राजवंश में हैं, मैंने आप लोगों को 3 तरीके से बताए थे। एक तो राजपूत जो अपन पढ़ चुके हैं, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। दूसरा मैंने बताया था दोस्तों कश्मीर के राजवंश, और तीसरे कौन से बताए थे दोस्तों मैंने आप लोगों को, बंगाल के राजवंश, ठीक है। एक कश्मीर के और एक कौन से दोस्तों, बंगाल के राजवंश, ठीक है। तो सब इसके बाद राजपूत के बाद अपन स्टार्ट करते हैं क्या दोस्तों, बंगाल के राजवंश, ठीक है। बंगाल में दोस्तों 2 राजवंश आए थे। पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, बंगाल, माफ कीजिएगा, बंगाल के राजवंश, ठीक है। बंगाल में 2 राजवंश आए थे दोस्तों, एक तो पाल वंश और एक कौन सा आया था दोस्तों, सेन वंश। क्लियर है इतनी बात, एक पाल वंश और एक सेन वंश, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी दोस्तों, पाल वंश की, ठीक है। तो पाल वंश का जो संस्थापक है, ठीक है, पाल वंश का जो संस्थापक है वो है दोस्तों गोपाल, ठीक है। पाल वंश का जो संस्थापक है वो, पाल वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, गोपाल। कई बार मिट गया, माफ कीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पाल वंश के संस्थापक कौन है, तो पाल वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों, गोपाल, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये जो गोपाल है, इन गोपाल ने दोस्तों एक ओदंतपुरी, ठीक है, कौन सा दोस्तों, ओदंतपुरी, ठीक है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिहार में। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो दोस्तों गोपाल जो है ये पाल वंश के संस्थापक है, और इन्होंने ही दोस्तों ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिहार में है, ठीक है। गोपाल के बाद दोस्तों अगले जो इंपॉर्टेंट शासक आए उनका नाम है दोस्तों धर्मपाल, और धर्मपाल ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, ठीक है, माफ कीजिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है दोस्तों, तो किसने की है, धर्मपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है कुमारगुप्त ने, मैं आप लोगों को गुप्त वंश में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, गोपाल ने, जो पाल वंश के संस्थापक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, तो धर्मपाल ने, ठीक है। एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक है, किन किन के बीच, तो वो हुए थे दोस्तों प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच, ठीक है। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच दोस्त, त्रि मतलब क्यों, क्योंकि 3 वंश ही थे, ठीक है। तो 3 पक्ष थे, एक प्रतिहार, एक राष्ट्रकूट और एक पाल वंश। इन तीनों के बीच एक संघर्ष हुआ था, और उनमें पाल वंश की तरफ से दोस्तों जो भाग लिया था वो किसने लिया था, धर्मपाल ने। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया, याद रखना कि दोस्तों बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश के कौन से शासक शामिल हुए थे, तो वो कौन से हुए थे, धर्मपाल, ठीक है। तो बंगाल के राजवंश में पहला राजवंश है कौन सा, पाल वंश, और पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, और त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था दोस्तों, तो किसने लिया था, धर्मपाल ने, ठीक है। ये था पाल वंश, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है। याद रखना उसके बाद कि इसके अंतिम शासक आए थे दोस्तों, वो कौन थे दोस्तों, देवपाल, ठीक है। तो पाल वंश के अंतिम शासक कौन हो जाएंगे, देवपाल, ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चल, पाल वंश के बाद जो है दोस्तों एक और वंश आया बंगाल के इतिहास में, और वो मैंने आप लोगों को बताया है कि सेन वंश, ठीक है। कौन सा वंश दोस्तों, सेन वंश, ठीक है। सेन वंश के जो संस्थापक थे कुछ लोग, उसके बाद जो है बात करते हैं बहुत सारे उसमें राजा हुए। तो पहले तो संस्थापक देख लीजिए कि सेन वंश का संस्थापक कौन है, तो वो संस्थापक है दोस्तों कौन, सामंत सेन, ठीक है। सेन वंश का संस्थापक कौन है, सामंत सेन। इसके बाद सेन वंश में कुछ अन्य शासक भी हुए, उनको नाम बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए, एक हुआ दोस्तों विजय सेन, एक है दोस्तों भल्लाल सेन, ठीक है, भल्लाल सेन, ठीक है। एक है दोस्तों विजय सेन, एक है भल्लाल सेन, क्लियर है इतनी बात। और एक है दोस्तों लक्ष्मण सेन, ठीक है, एक है लक्ष्मण सेन।
सेन वंश का सबसे स्वतंत्र, ठीक है, या सेन वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन है दोस्तों? वो कौन है? विजय सेन। क्लियर है इतनी बात? सेन वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन है दोस्तों? तो वो कौन है? विजय सेन। ठीक है। भल्लाल सागर ने दोस्तों एक दान सागर की, ठीक है, कौन से सागर की? दान सागर की स्थापना की थी। ठीक है, भल्लाल सेन ने दान सागर की स्थापना की थी। उसके बाद जो है बात करते हैं दोस्तों, अगले कौन है? लक्ष्मण सेन। ठीक है, तो लक्ष्मण सेन जो है दोस्तों, ये सेन वंश में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके दरबार में दोस्तों ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक, ठीक है, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन है दोस्तों? हलायुद्ध। ठीक है, हलायुद्ध किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। तो ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? तो वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक और गीत गोविंद के रचयिता, ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे दोस्तों? जयदेव। ठीक है, जयदेव भी किन के दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन है? हलायुद्ध किन के दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में। ठीक है, सेन वंश को एक बार और देख लेते हैं। संस्थापक कौन है? सामंत सेन। कुछ नए लोग जो है वो नए नए आए। उसके बाद जो है बात करते हैं दोस्तों, लक्ष्मण सेन आए, अगले सेनापति या अगले राजा। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव भी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। एक हो रहे दोस्तों भल्लाल सेन। भल्लाल सेन ने दान सागर की रचना की थी। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे की बात। तो ये हुआ दोस्तों सेन वंश। बंगाल के इतिहास में मैंने आप लोगों को दो वंश पढ़ाए, एक पाल वंश और एक सेन वंश। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को राजपूतों का इतिहास पढ़ा दिया, बंगाल का इतिहास पढ़ा दिया। अब अपन बात करते हैं दोस्तों किनकी? कश्मीर का इतिहास। ठीक है, कश्मीर का इतिहास। कश्मीर के इतिहास में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें दोस्तों तीन राजवंश आए थे। एक आया था दोस्तों कारकोट, एक आया था दोस्तों उत्पल, और एक कौन सा आया था दोस्तों? लोहार वंश। ठीक है, कश्मीर के इतिहास में दोस्तों तीन राजवंश आए थे, एक कारकोट, एक उत्पल और एक कौन सा आया था दोस्तों? लोहार। ठीक है, तो सबसे पहले ही दोस्तों अपने को कौन सा वंश पढ़ना है? वो पढ़ना है दोस्तों कारकोट वंश। ठीक है, कारकोट वंश। ठीक है, कारकोट वंश के जो संस्थापक है, उनके संस्थापक का नाम है दोस्तों दुर्लभ वर्धन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, कश्मीर के इतिहास में तीन राजवंश हुए, कारकोट, उत्पल और लोहार। ठीक है, कारकोट वंश के संस्थापक कौन है? दुर्लभ वर्धन। ठीक है, इसके एक और महत्वपूर्ण राजा हुए और उनका नाम है दोस्तों ललितादित्य मुक्तापीड। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीड। और इस ललितादित्य मुक्तापीड ने दोस्तों कश्मीर में, कहाँ पे? कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीड ने दोस्तों कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो कारकोट वंश से इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कारकोट वंश के संस्थापक कौन है? दुर्लभ वर्धन, इंपॉर्टेंट राजा ललितादित्य मुक्तापीड, और इन्होंने कारकोट माफ कीजिएगा, कश्मीर में मार्तंड मंदिर का क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण करवाया था। ठीक है, कारकोट वंश के बाद जो है दोस्तों अगला जो वंश आया वो है दोस्तों उत्पल वंश। ठीक है, कौन सा वंश? उत्पल वंश। उत्पल वंश के संस्थापक कौन है? तो उत्पल वंश के संस्थापक है दोस्तों अवंती वर्मन। ठीक है, उत्पल वंश के संस्थापक कौन है? अवंती वर्मन। इनमें एक महारानी थी और उनका नाम है दोस्तों दिद्दा। ठीक है, उत्पल वंश की एक महत्वाकांक्षी रानी थी और उनका नाम क्या है दोस्तों? दिद्दा। इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उत्पल वंश। बस याद रखना कि कश्मीर वंश के इतिहास में एक उत्पल वंश हुआ था और उत्पल वंश का संस्थापक कौन है? अवंती वर्मन। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों बात करते हैं आगे की। उत्पल वंश के बाद जो है दोस्तों एक और वंश आया और उस वंश का नाम है दोस्तों कौन सा? लोहार वंश। ठीक है, और लोहार वंश के कुछ संस्थापक हुए
और उसके बाद उसमें कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए। ठीक है, तो लोहार वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है दोस्तों संग्रामपुर। ठीक है, अरे माफ कीजिए, संग्राम सिंह। ठीक है, नाम क्या है दोस्तों? संग्राम सिंह। तो लोहार वंश का संस्थापक संग्राम सिंह, या कहीं कहीं इसे बोलते हैं संग्राम राज। ठीक है, तो कश्मीर के इतिहास में दोस्तों आखिरी राजवंश कौन सा है? लोहार वंश। और लोहार वंश के संस्थापक कौन है? संग्राम राज। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों एक इनकी पत्नी थी और उस पत्नी का नाम है दोस्तों क्या? सूर्यमती। ठीक है, एक पत्नी थी और उस पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? सूर्यमती। और उस सूर्यमती ने दोस्तों प्रशासन को सुधारने के लिए बहुत सारे नेक या अच्छे अच्छे काम किए। ठीक है, लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज, इनकी पत्नी सूर्यमती, और उन्होंने प्रशासन को सुधारने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए या प्रशासन को एक चरमोत्कर्ष पे ले गए या उन्नति के शिखर पर ले गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस यहां से मिटा देते हैं, लोहार वंश में ही दोस्तों एक प्रतापी शासक हुए और उस प्रतापी शासक का नाम क्या है दोस्तों? हर्ष। ठीक है, हर्षवर्धन नहीं है, ये हर्ष अलग है। ठीक है, तो लोहार वंश में एक नए शासक हुए और उनका नाम क्या है दोस्तों? हर्ष। ठीक है, और हर्ष के दरबार में ही कौन रहते थे दोस्तों? कलहण। और कलहण ने एक रचना की थी और उस रचना का नाम है दोस्तों राज तरंगिणी। ठीक है, तो राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कलहण के द्वारा। कलहण किसके दरबार में थे? हर्ष। और हर्ष किस वंश के राजा थे? तो लोहार वंश के राजा थे। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों इस हर्ष ने, किसने? इस हर्ष ने दोस्तों 1128 से लेके 1155 तक कश्मीर में अपना शासन स्थापित किया और इसी के साथ दोस्तों कश्मीर का जो है लोहार वंश समाप्त हो गया और इसी के साथ कलहण की राज तरंगिणी का भी समापन हुआ। ठीक है, तो ये था दोस्तों कश्मीर का इतिहास। मैंने आप लोगों को 3 तरीका के इतिहास पढ़ाए, एक राजपूत वंशों का इतिहास या उत्तर भारत के अभियान में राजपूत, एक कश्मीर और एक दोस्तों बंगाल का इतिहास। ठीक है, इसको मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए कौन कौन से पढ़ाए थे दोस्तों। सबसे पहले तो अपना लेक्चर ही था दोस्तों कौन सा? उत्तर भारत का अभियान। ठीक है, और उत्तर भारत के अभियान में 3 तरीके से पढ़ाया मैंने आप लोगों को। एक तो दोस्तों राजपूतों का वंश या राजपूतों का इतिहास। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को दूसरे, इसके नीचे लिख ले, दूसरे में पढ़ाया मैंने आप लोगों को कश्मीर का इतिहास। ठीक है, कश्मीर का इतिहास। और इसी में पढ़ाया मैंने आप लोगों को एक बंगाल का इतिहास। ठीक है, बंगाल का इतिहास। ठीक है, राजपूतों में दोस्तों 4-5 वंश बताया मैंने आप लोगों को। पहला पढ़ाया मैंने परमार, दूसरा पढ़ाया मैंने दोस्तों आप लोगों को प्रतिहार, तीसरा पढ़ाया मैंने आप लोगों को चालुक्य और एक पढ़ाया दोस्तों मैंने चौहान। इन चारों की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो महर्षि वशिष्ठ ने तपस्या की थी माउंट आबू में और इससे ही चारों वंशों का उदय हुआ था। ठीक है, इसी में दोस्तों एक राठौर वंश भी आते हैं। ठीक है, राजपूतों में, और एक आते हैं दोस्तों चंदेल वंश। राठौर वंश में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। चंदेल वंश जो है इसके बाद के लेक्चर में मतलब कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, आज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक, इसलिए आज थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया, इसलिए मैं रिवीजन भी नहीं करवा पा रहा हूँ इसका। क्लियर है? तो राजपूतों के इतिहास में मैंने आप लोगों को ऊपरी ऊपरी बता दिया, अभी पूरा डीप में पढ़ा ही चुका हूँ। मैं आप लोगों को पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ कि कौन कौन से इसमें वंश आए थे। ठीक है, तो राजपूत में परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान ये मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग इस लेक्चर को पूरा पढ़ लीजिएगा, उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। परमार वंश मैंने इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को पूरा डीप में पढ़ा दिया है। उसके बाद आया दोस्तों राठौर वंश और फिर आया दोस्तों चंदेल वंश। कश्मीर के इतिहास में दोस्तों 3 वंश आए। एक आया दोस्तों कारकोट, एक आया दोस्तों उत्पल और एक आया दोस्तों कौन सा? लोहार वंश। ठीक है, बंगाल के इतिहास में दोस्तों 2 वंश आए, एक पाल वंश और एक सेन वंश। इस तरह दोस्तों उत्तर भारत के अभियान की जो है अपनी ये समाप्ति हुई। उत्तर भारत के अभियान में 1-2 वंश और रह जाते हैं, इनको अपन अगले लेक्चर में पढ़ देंगे और अगले लेक्चर में दोस्तों अपना प्राचीन भारत पूरा खत्म हो जाएगा। पूरा प्राचीन भारत दोस्तों पूरा डीप में पढ़ाया है मैंने। मेरे पूरे लेक्चर पढ़ने के बाद आप लोग कोई सी भी किताब में, दुनिया की कोई सी भी किताब हो, उसको उठा के क्वेश्चन लगाइए, एक एक क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा। चलिए, थैंक यू।